जैसे आपने पढ़ा था, तो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और एक फोर्स ऑफ इंटरेस्ट होता है। इन द सिमिलर वे, जैसे डिस्क्रीट टाइम के स्पॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, वैसे ही कंटिन्यूअस टाइम में भी हो सकते हैं। तो कंटिन्यूअस टाइम में स्पॉट रेट भी हो सकते हैं और कंटिन्यूअस टाइम में फॉरवर्ड रेट्स भी हो सकते हैं। तो डिस्क्रीट टाइम स्पॉट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, इनको ना हम कैपिटल YT से डिनोट करते हैं। कैपिटल YT से, डिस्क्रीट टाइम को हम स्मॉल YT से डिनोट करते हैं, इसको हम कैपिटल YT से डिनोट करते हैं। तो जैसे आपको याद होगा, अगर 1 रुपी को हम डेल्टा रेट पे T ईयर के लिए एक्यूमुलेट करते हैं तो E डेल्टा T होता है, और 1 रुपी की अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं T से 0 पे डेल्टा रेट पे तो E माइनस डेल्टा T होता था, ठीक। बट यहाँ पर डेल्टा जो था हर साल के लिए सेम था। यहाँ पर T ईयर के लिए एप्लीकेबल रेट कैपिटल YT है, 1 रुपी वाला बॉन्ड है, तो इसका आज का जो प्राइस होगा वो E की पावर माइनस TYT हो जाएगा, ठीक है। E की पावर माइनस TYT हो जाएगा। ये हो गया बॉन्ड का प्राइस। अब यहाँ पे अगर मैं लॉग ले लूँ तो लॉग PT इज इक्वल टू माइनस TYT, लॉग E 1 होता है, तो YT क्या हो जाएगा? YT हो जाएगा -1/T लॉग PT, ठीक, यानी -1/T लॉग PT। ये हमारा बॉन्ड का कंटिन्यूअस टाइम स्पॉट रेट हो गया। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लो मैं 5 साल वाला ही कर देता हूँ। 5 साल वाले बॉन्ड का ये प्राइस है 72%। हमसे Y5 मांगा है, तो P5 किसके बराबर होता है? E की पावर -5Y5। या तो ऐसे करके टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स कर लो, या सीधा सीधा रिलेशनशिप यूज कर लो। Y5 इज -1/5 लॉग P5 -1/5 लॉग P5। P5 की वैल्यू क्या है? 0.72। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका Y5 का वैल्यू आएगा। उसको इंटू 100 कर लोगे तो आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही Y10 आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आ जाओ कंटिन्यूअस टाइम फॉरवर्ड रेट्स। इनको हम कैपिटल FTR से डिनोट करते हैं, ठीक है। इनको हम कैपिटल FTR से डिनोट करते हैं। सेम रिलेशनशिप, जैसे YT स्पॉट रेट होता है एंड कैपिटल FTR जो होता है आपका फॉरवर्ड रेट होता है। होता वही है, डेल्टा ही होता है। जैसे अगर मैं कहूँ 0 टाइम से हमने बात की कि T टाइम पे इन्वेस्ट करेंगे और R पीरियड तक के लिए करेंगे, तो T + R टाइम तक के लिए, तो आपको FTR का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा, ठीक है। FTR का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा। अब FTR और YT के बीच में रिलेशनशिप पहले भी हमने निकाली है, रिलेशनशिप बिटवीन स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट। रिलेशनशिप बिटवीन स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट क्या होगा? देखो, सेम प्रोसेस। मैंने कहा मैं 0 टाइम पे 1 रुपया इन्वेस्ट करूंगा, तो T टाइम पे कितने पैसे दोगे? उन्होंने बोला हम आपको YT का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेंगे, तो E की पावर TYT आपको मिल जाएगा। मैंने कहा अगर मान लो मैं T पे 1 रुपया इन्वेस्ट करने आऊं और T + R तक के लिए करूं, तो क्या ऑफर करोगे? उन्होंने बोला हम आपको FTR ऑफर करेंगे। तो मैंने कहा पैसे बताओ कितने मिलेंगे मुझे? वो कहते हैं E की पावर RFTR आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। मैंने कहा अगर मान लो ये जो पैसा मेरे पास T टाइम पे आया होगा, E की पावर TYT, अगर इतना पूरे का पूरा पैसा मैं डिपॉजिट कर दूं तो T + R पे कितना दोगे? वो कहते हैं E पावर TYT इंटू E पावर RFTR, इतना पैसा दे देंगे। यानी कि
ई रेज टू पावर टी वाई टी प्लस में आर एफ टी आर, बेस सेम पावर ऐड कर ली मैंने, ठीक है। अब मैंने दूसरा सवाल पूछा, मैंने कहा अगर मान लो मैं नहीं, बीच में नहीं निकलवाऊंगा, मैं सीधा आपको आज पूछ रहा हूं कि अगर t प्लस आर टाइम तक के लिए मैं आपके पास पैसा इन्वेस्ट करूं तो कितना अमाउंट मिलेगा। वो कहते हैं हम आपको वाई टी प्लस आर का तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेंगे, आपके पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे t प्लस आर वाई टी प्लस आर, टी प्लस आर वाई टी प्लस आर। तो ये दोनों अमाउंट क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। पहले मैंने बताया कि ये दोनों अमाउंट बराबर होने चाहिए। सो e की पावर टी वाई टी प्लस आर एफ टी आर इज इक्वल टू ई की पावर टी प्लस आर वाई टी प्लस आर। सो ई को मैंने हटा दिया, टी वाई टी प्लस आर एफ टी आर इज इक्वल टू टी प्लस आर वाई टी प्लस आर, ठीक है। सो आर एफ टी आर इज इक्वल टू टी प्लस आर वाई टी प्लस आर माइनस टी वाई टी। सो एफ टी आर का क्या रिलेशन आ गया, एफ टी आर हो गया टी प्लस आर वाई टी प्लस आर माइनस टी वाई टी डिवाइडेड बाय आर। यानी कि अगर आपको स्पॉट रेट्स पता हो और आपको फॉरवर्ड रेट्स निकालने हो तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझ लें, जैसे F10 निकालना है तो F10 का फॉर्मूला क्या होगा, T प्लस आर वाई टी प्लस आर, यानी कि 15 बाई 15 माइनस में क्या बताया मैंने बताया T वाई टी, तो माइनस में T क्या है 10 वाई टी वाई 10 डिवाइड बाय आर यानी कि 5। अब y15 निकालने के लिए और y10 निकालने के लिए y10 कैसे निकलेगा, -1/10 log P10, ठीक है। y10 निकाल लोगे और उसके बाद आप इससे y15 आप -1/15 log P15 से निकाल लोगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आपका F10 निकल आएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्या किया, प्राइस दिए थे, प्राइस से मैंने क्या निकाला, पहले y निकाला, स्पॉट रेट्स निकाले और यूज किया। देखो मैं ऐसा भी कर सकता था, मुझे पता है वाई टी किसके बराबर होता है, -1/t log pt होता है। इसका मतलब टी वाई टी क्या हो जाएगा, माइनस log pt हो जाएगा। टी प्लस आर वाई टी प्लस आर क्या हो जाएगा, माइनस log पी टी प्लस आर हो जाएगा। तो अगर मैं इन वैल्यूज को यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ तो माइनस log पी टी प्लस आर माइनस माइनस प्लस log पी टी डिवाइड बाय आर। सो 1/r log m माइनस log n इज m/n, ठीक है। सो मेरा FTR निकालने का ये फॉर्मूला भी हो सकता है। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता तो ये आंसर मेरा डायरेक्टली भी निकल सकता था कि और F10 इज इक्वल टू 1/r log PT यानी कि P10 अपॉन PT प्लस R यानी कि P15, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा के भी इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग फर्स्ट द स्पॉट रेट्स और उसके बाद मैं उसको फॉर्मूले में पुट करूं, मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता था इसका आंसर, ठीक है। चलेगा, चलो देखो, जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया था कि FT का मतलब FT1 होता है, FT का मतलब FT1 होता है, किस में, ये होता है स्पॉट रेट्स डिस्क्रीट टाइम, ठीक है। कंटिन्यूस टाइम में FT इज नॉट सेम एज FT1,
क्योंकि डिस्क्रीट टाइम में तो t से अगला टाइम t+1 ही आएगा। डिस्क्रीट टाइम में t से अगला टाइम तो t+1 ही आएगा, जबकि कंटिन्यूस में तो t से अगला टाइम नेक्स्ट मोमेंट हो सकती है, ठीक है ना, नेक्स्ट मोमेंट हो सकती है। सो ft इज नॉट इक्वल टू ft1 होता है। सो फिर ft क्या होता है? सो ft होता है ftr लिमिट r अप्रोचिंग टू 0, ठीक है। ftr बस r अप्रोचिंग टू 0 हो जाए तो वो ft के बराबर होता है। इसका मैं एक छोटा सा ना आपको डेरिवेशन करके दिखा देता हूँ फॉर्मूले का। जैसे मैंने ये लिखा कि ये ftr के बराबर होता है। ftr का मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया, 1/r log pt अपॉन pt प्लस r होता है। इसको अगर मैं चाहूं, ये log pt माइनस log pt प्लस r है, इसमें से माइनस बाहर ले जाऊं तो log pt प्लस r माइनस log pt डिवाइड बाय r हो गया। सो अगर मैं log pt को एक फंक्शन मान लूं, ठीक है, तो pt प्लस r क्या हो गया? fx प्लस h की तरह हो गया। डेरिवेटिव जैसे करते हैं कि अगर मैं log pt को फंक्शन मान लूं, फंक्शन ऑफ t, तो t प्लस r क्या हो जाएगा? t प्लस r हो जाएगा log pt प्लस r। तो fx प्लस h माइनस fx अपॉन h लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है d बाय dt ऑफ log pt, ठीक है। सो ft अगर चाहिए हो तो माइनस d बाय dt ऑफ log pt की हेल्प से आप ft की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको pt का फंक्शन दिया होना चाहिए, किसकी टर्म में? t की टर्म में। जैसे ये एग्जांपल देखो, द प्राइस एट टाइम 0 pt ऑफ ए जीरो कूपन बॉन्ड इतना, pt आपको दिया, कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस फॉरवर्ड रेट, यानी कि f3 निकालने को बोला है। तो f3 निकालने से पहले हमें ft निकालना पड़ेगा। ft इज माइनस d बाय dt ऑफ लॉग ऑफ pt, परसेंटेज में है तो मैं इसको अपॉन 100 लिख लेता हूँ। अब इसका डेरिवेटिव करना है, माइनस लॉग का डेरिवेटिव 1/100 माइनस 2t स्क्वायर बाय 100 इंटू माइनस 4t/100, तो 4t डिवाइडेड बाय 100 माइनस 2t स्क्वायर। ये आई वैल्यू ft की, मुझे चाहिए f3, तो बस t की जगह में 3 डाल दूंगा। सिंप्लीफाई कर लेना, ये आपका f3 का वैल्यू निकल आएगा, ठीक। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, इनिशियल टर्म स्ट्रक्चर, जिसमें हर चीज टाइम 0 पर फिक्स्ड है, ठीक है, यानी कि इनिशियल टर्म स्ट्रक्चर में हर चीज टाइम 0 पर फिक्स है। आप 0 पे इन्वेस्ट करोगे, स्पॉट रेट दे देंगे। 0 पे बात करोगे कि हम टी पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फॉरवर्ड रेट दे देंगे। बट टर्म स्ट्रक्चर जो होता है ना, टाइम के साथ साथ चेंज भी होता रहता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कहूँ तो भगवद गीता में भी लिखा हुआ है कि परिवर्तन संसार का नियम है, ठीक है। और मोहब्बतें मूवी में अमिताभ बच्चन भी कहते हैं, बट आई हेट चेंजेस, मुझे परिवर्तन पसंद नहीं है, ठीक है। तो पसंद या नापसंद ना पर्सनल चॉइस हो सकती है, बट सच तो गीता में ही लिखा है कि परिवर्तन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। कि अमिताभ बच्चन के ये कह देने से कि आई हेट चेंजेस, मुझे परिवर्तन पसंद नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन तो होगा ही। तो इन द सेम वे टर्म स्ट्रक्चर में भी चेंज जो आज है टर्म स्ट्रक्चर, जरूरी नहीं कि 5 साल के बाद वही टर्म स्ट्रक्चर रहेगा। सो जो आज 5 साल का स्पॉट रेट है, 2 साल बाद का 5 साल का स्पॉट रेट अलग होगा। मतलब आज का 0 टाइम पे बात की है कि 5 साल का स्पॉट रेट ये है, तो 2 साल के बाद देखूंगा कि मैं इन्वेस्ट करने जाऊंगा तो उस टाइम पे 5 साल का स्पॉट रेट अलग होगा। अब बोलोगे 2 साल के बाद तो फॉरवर्ड हो जाएगा। नहीं, मैं 2 साल आगे पहुंच चुका हूं, 2 साल बीत चुके हैं। बट मैं जाके पूछिए 5 साल के लिए इन्वेस्ट करूंगा क्या रेट दोगे, वो कहते हैं इतना देंगे। मैंने कहा 2 साल पहले तो इतना था,
कहते 2 साल पहले की बात मत करो ना, 2 साल पहले तो सब्जी भी इस रेट आती थी, पेट्रोल भी ये रेट था, आप बात करो कि अब क्या है। ठीक है, सो आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही ना आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट चेंज करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसका रेट चेंज करता है ना, तो करंट टर्म स्ट्रक्चर जो भी होगा ना वो चेंज हो ही जाएगा। यानी कि 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का सब चेंज हो जाएंगे। तो जैसे अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने जो पढ़ा है सारा वो था पीटी यानी प्राइस ऑफ ए टी ईयर जीरो कूपन बॉन्ड, वाई टी स्पॉट रेट, एफ टी आर फॉरवर्ड रेट डिस्क्रीट टाइम का, वाई टी उसके बाद एफ टी आर सब पढ़ा हमने। इन सब में स्टार्टिंग पॉइंट या डिसीजन मेकिंग का जो पॉइंट था वो जीरो था, यानी हर चीज जीरो के रिलेशन में दे रखी थी। ठीक है, तो अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट को जीरो की बजाय वी मान लें, स्टार्टिंग पॉइंट को जीरो की बजाय वी मान लें, ध्यान रहे ये वी पॉइंट ऑफ टाइम है, ये वी वो नहीं है, 1/1 + i नहीं है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट हम वी मान लें तो जो yvt होगा, ठीक है, yvt होगा वो क्या होगा, yvt को मैं बोलूंगा टी ईयर डिस्क्रीट टाइम स्पॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाइंग एट टाइम v। दोबारा बोलता हूं, टी ईयर डिस्क्रीट टाइम स्पॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाइंग एट टाइम v। तो अगर FVTR बोलूं तो इसका मतलब एग्रीड एट टाइम v, एग्रीड एट टाइम v, इन्वेस्टमेंट विल बी मेड एट टाइम v प्लस t, क्योंकि t ईयर के बाद करूंगा, फॉर आर पीरियड, t टाइम पे नहीं, v से t टाइम के बाद करूंगा तो v प्लस t पे इन्वेस्ट करूंगा। यानी कि इन्वेस्टमेंट कब तक होगी, इन्वेस्टमेंट होगी v पे, आज बात हुई कि v प्लस t पे इन्वेस्ट करेंगे और v प्लस t प्लस r तक के लिए हम पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है बात? एग्जाम्पल से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से मुझे लगता है समझ आ जाएगी ये बात। एक एग्जाम्पल 9 देख लो ये वाला। आपको y05, तो ये तो जीरो टाइम पर डिसीजन हो रखा है, तो y05 दिया है 7%, 5 यानी 5 पे बोला कि आज ही इन्वेस्ट कर देंगे 5 साल के लिए, 5 पे बोला कि आज ही इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि स्पॉट तभी एप्लीकेबल है अगर आज ही इन्वेस्टमेंट करोगे तो 5 साल के लिए इतना है। 0 पे बोला कि 5 पे इन्वेस्ट करेंगे, 5 साल के लिए करेंगे, 8% दिया है। 5 पे बोला कि 5 साल बाद इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि 10 पे इन्वेस्ट करेंगे और अगले 5 साल के लिए करेंगे, तो ये 5 पे बोला कि 10 पे इन्वेस्ट करेंगे और 15 तक के लिए करेंगे, तो ये आपका इस पीरियड का एप्लीकेबल रेट है कितना, 9.25%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए 10 ईयर जीरो कूपन बॉन्ड इशूड एट टाइम 0। अगर इशूड एट टाइम 0 है, इट मींस डिसीजन मेकिंग का जो टाइम है वो टाइम 0 है। ठीक है, तो हमारे लिए जो एप्लीकेबल रेट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 0 वाले ही एप्लीकेबल होंगे। तो 10 साल वाले बॉन्ड का अगर मुझे प्राइस निकालना है तो मुझे 10 से 0 पे आना है। अब 10 से 0 पे कैसे आ सकता हूं, या तो मैं 10 से डायरेक्टली 0 पे आऊं, उसके लिए मुझे y10 पता होना चाहिए, वो नहीं है, 0 से 5 दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, 10 से 5 पे आऊं तो उसके लिए क्या फॉरवर्ड डेट दिए जो 0 पे डिसीजन हुआ हो, यस, एक ये दिया है, एक ये दिया है। y05 मेरा 7% है, ये मेरा F055 मेरा 8% है। इनका मेरा कोई यूज नहीं है क्योंकि बॉन्ड मैंने 0 टाइम पे इशू किया है। तो 10 से 5 पे आना है, तो 1 रुपये को मैं 10 से 5 पे लाना है, तो e⁻⁻5 0.08, ये पहुंच गए कहाँ, 10 से 5 पे आ गए। अब 5 से 0 पे आना है, तो 5 से 0 पे आना है और ये दिया है मुझे स्पॉट रेट, तो 1 + 0.07 रेज़्ड पावर -5। ठीक है, तो इससे मेरा इस बॉन्ड का 10 साल वाले बॉन्ड का आज का प्राइस निकल आया। चलिए जी, क्लियर है बात कि किस तरीके से डिसीजन 0 टाइम पे भी हो सकता है और डिसीजन किसी और टाइम पे भी हो सकता है। ठीक है, चलो
देखो, जैसे अभी तक हमने देखा कि टाइम के साथ साथ इंटरेस्ट रेट बदलता रहता है, टाइम के साथ साथ इंटरेस्ट रेट बदलते रहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, आखिर क्यों ऐसा क्यों होता है कि इंटरेस्ट रेट बदलता है? तो हमने स्लाइड पे जो देख रहे हैं, हमें फिल्म की स्टोरी पर नहीं जाना कि क्या हुआ था इस फिल्म के अंदर, हमें रीज़न जानने हैं कि इंटरेस्ट रेट को इफेक्ट कौन करता है। ठीक है, वो रीज़न जो इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करते हैं उनको जानना है, जिनमें सबसे पहला आता है सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। अगर फाइनेंस की डिमांड कम है तो इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा। ठीक है, लोगों के पास वैसे ही इतना पैसा है, उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा। जैसे फॉरेन के अंदर गाड़ियों के लिए कोई लोन नहीं लेता है, ऑलरेडी सबके पास गाड़ियां हैं, तो इसलिए इंटरेस्ट रेट जो है वहाँ पर नीचे है। ठीक है, अगर फाइनेंस की डिमांड कम है तो इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है, अगर फाइनेंस की डिमांड ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट ऊपर आएगा। ठीक है, जैसे बेस रेट। बेस रेट होता है जैसे आरबीआई की तरफ से, आरबीआई का जो रेट होता है। अब जैसे आरबीआई ने बोला कि हम बैंक्स को 6% से कम पे लोन नहीं देंगे, बैंक को अपना मार्जिन भी रखना है, तो आरबीआई के इंटरेस्ट रेट में वो 2% सपोज अपना मार्जिन रखते हैं तो 8% कर देंगे। अब कल को आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के 7% कर देता है तो 7 + 2 9% हो जाएगा। अगर आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट कम के 5% कर देता है तो हो सकता है ये भी पब्लिक के लिए फिर 7% कर दे। यानी कि बेस रेट के चेंज होने से भी इंटरेस्ट रेट में चेंज आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट रेट इन अदर कंट्रीज। इंटरेस्ट रेट इन अदर कंट्रीज ये क्या होता है? देखो, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं अब्रॉड से भी बोरो कर सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो बाहर से भी बोरो कर सकते हैं, तो अगर वहाँ इंटरेस्ट रेट कम है तो यहाँ पर डिमांड कम हो जाएगी और इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड फ्यूचर इन्फ्लेशन टू रिमेन रियल रेट पॉजिटिव। यानी कि हमने जैसे चैप्टर 6 के अंदर पढ़ा था कि रियल रेट को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है ना, साथ साथ में इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ाना शुरू जो है स्टार्ट कर दिया जाता है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड जो है इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा, फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही आरबीआई ने अपना जो रेपो रेट है वो 0.5% से एक ही बार, वैसे 0.25% से नॉर्मली अगर बढ़ाते या कम करते हैं, बट इन्होंने 0.5% से इकट्ठा ही एक ही बार में इंक्रीज कर दिया। ठीक है, सो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है डिमांड कम हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट, ये तो हो गया इन्फ्लेशन रेट। 5, टैक्स रेट। टैक्स रेट, अगर टैक्स रेट ज़्यादा है तो इन्वेस्टर हाई इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्ट करेंगे ताकि आफ्टर टैक्स एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इंटरेस्ट तो मिल सके ना। पता लगे कि जी मैं ये सोचता हूँ कि टैक्स रेट 30% का है, मुझे कम से कम 7% की रिटर्न चाहिए, तो मैं क्या सोचूंगा कि 10% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए ना, ताकि 30% टैक्स कट भी जाए तो भी 7% तो पल्ले बढ़े मेरे। ठीक है, अगर टैक्स रेट को 40% कर देते हैं तो मैं 10% से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाऊँ, क्योंकि मुझे तो 7% चाहिए, तो मैं चाहूँगा जी इतना हो जाए ताकि 40% टैक्स कट के भी मेरे पास कम से कम हाथ में तो इन हैंड इंटरेस्ट जो है वो कम से कम 7% तो आए। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिस्क एसोसिएटेड विद चेंज इन इंटरेस्ट रेट। रिस्क एसोसिएटेड विद चेंज इन इंटरेस्ट रेट। देखो, क्योंकि जो लॉन्गर टर्म्स जो होती हैं वो फोर्सिएबल नहीं होती। भाई मैं 2 साल 3 साल का तो आइडिया लगा सकता हूँ कि इंटरेस्ट रेट इस डायरेक्शन में जाएगा, बट मैं 20 साल के लिए कैसे पता लगा लूँ कि इंटरेस्ट रेट कितना होने वाला है। सो लॉन्गर टर्म जो होती है ज़्यादा फोर्सेबल नहीं होती, इसलिए रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है।
सो जैसे जैसे टर्म इंक्रीज होती है इंटरेस्ट रेट भी नॉर्मली इंक्रीज हो रहा होता है. सो दीज आर द रीजंस जिनकी वजह से इंटरेस्ट रेट में टाइम के साथ साथ जो है चेंज आता है. ठीक है.